ये कहानी हमारी जिंदगी की सबसे डरावनी रात की है। मैं, राज और मेरे 3 दोस्त अर्जुन, मीरा और कबीर हिमाचल के जंगलों में कैंपिंग करने गए थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। प्रकृति की खूबसूरती, अलाव के पास डरावनी कहानियां और हंसी मजाक। लेकिन आधी रात को सब कुछ बदल गया। कबीर अचानक गायब हो गया। जब हम उसे ढूंढने जंगल में गए तो हमें जो मिला वो हमारी कल्पना से परे था। एक काली, बिना चेहरे की परछाई और एक डरावना सच जिसे हम आज तक भूल नहीं पाए हैं। उस रात क्या हुआ, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। मेरा नाम राज है और यह किस्सा मेरी और मेरे 3 दोस्तों की यादों से जुड़ा है। अर्जुन, मीरा और कबीर। हम चारों कॉलेज के घनिष्ठ मित्र थे और एक दिन सोचा कि क्यों ना रोजमर्रा की नीरस जिंदगी से कुछ वक्त के लिए दूर जाया जाए। वीकेंड पर कुछ अलग करने का मन बनाया। अर्जुन ने सुझाव दिया कि जंगल में कैंपिंग का अनुभव अनोखा रहेगा। उसने कहा, सोचो यार, प्रकृति के बीच सन्नाटे में अलाव के पास बैठेंगे, थोड़ा समय शांति से बिताएंगे और साथ में मजा भी आएगा। यह सुनकर हम सभी उत्साहित हो गए। अगले हफ्ते हम सब अपने बैग में टेंट, खाने पीने का सामान और टॉर्च लेकर निकल पड़े। यह जंगल हिमाचल के पास था, बेहद शांत और आबादी से कोसों दूर। वहां पहुंचते ही ऐसा लगा जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हों। पहला दिन बिल्कुल सही गुजरा। हमने एक छोटी नदी के पास अपना डेरा डाला। दिन भर जंगल की खूबसूरती को निहारा, तस्वीरें लीं और खाना पकाया। जैसे ही रात ढली, हम अलाव के पास बैठ गए और डरावनी कहानियों का सिलसिला शुरू हो गया। कबीर मस्ती में सबको छेड़ रहा था और अर्जुन ने एक पुरानी भयावह दंतकथा सुनानी शुरू कर दी। इस जंगल में, अर्जुन ने गंभीर लहजे में कहा, एक अदृश्य छाया घूमती है। लोग कहते हैं कि जिसने उसे देखा वह फिर कभी वापस नहीं लौटा। बीयर ने मजाक उड़ाते हुए जवाब दिया, हाँ, और वह आत्मा अभी तुम्हें उठा ले जाएगी। हम सब हंसने लगे, लेकिन मुझे अंदर से थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था। जंगल की खामोशी कुछ अलग ही थी। अलाव की लकड़ियों की आवाज और अपने सांसों की धड़कनें ही सुनाई दे रही थीं। इन कहानियों के बाद हम अपने अपने टेंट में सोने चले गए। रात गहरी हो चुकी थी, शायद 1 या 2 बजे होंगे। मैं अचानक उठा और जंगल के किनारे वॉशरूम के लिए गया। जब वापस लौटा तो देखा कि कबीर अपने टेंट में नहीं था। मीरा ने मुझे इशारा करते हुए कहा, शायद वह कहीं पास ही गया होगा। मैंने सोचा और इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। लेकिन जब 15 मिनट गुजर गए, फिर आधा घंटा और फिर 1 घंटा बीत गया तो चिंता होना स्वाभाविक था। कबीर अब तक नहीं लौटा था। अर्जुन ने कहा, हमें जाकर उसे खोजना चाहिए। हम तीनों ने टॉर्च उठाई और जंगल के भीतर उसकी तलाश में निकल पड़े। मैं लगातार कबीर को आवाज लगाता रहा, कबीर, कहां हो? लेकिन चारों ओर से केवल गूंजती हुई आवाजें लौट रही थीं। वह कबीर की आवाज तो बिल्कुल नहीं थी। जंगल की रात कुछ अलग ही थी, ठंडी, भारी और हर छोटी से छोटी आवाज भी खौफनाक लग रही थी। मीरा का चेहरा घबराहट से सफेद पड़ चुका था और मुझे भी मन के भीतर कुछ अनजाना सा डर महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गलत होने वाला है। आगे बढ़ते हुए हमें एक जगह पर पेड़ की एक टहनी से कबीर की हुडी लटकी हुई दिखी। यह यहां कैसे पहुंची? मीरा ने कांपती आवाज में पूछा। हुडी काफी ऊंचाई पर थी। अर्जुन किसी तरह पेड़ पर चढ़ा और उसे नीचे खींच लाया। शायद उसने गलती से ऊपर फेंक दी होगी, उसने कहा। लेकिन मुझे उसका यह तर्क बहुत ही बेतुका लगा। हुड्डी का इतनी ऊंचाई पर होना असामान्य था और मुझे लगा कि शायद कबीर हमसे मजाक कर रहा है। मैंने फिर से चिल्लाकर कहा, कबीर, मजाक बंद करो यार, वापस आ जाओ। लेकिन वहां सन्नाटा था, बस खामोशी। हम आगे बढ़ते रहे और एक खाली जगह पर पहुंचे। वहां अचानक एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। मैं बेवजह डरने लगा। तभी मीरा ने धीरे से कहा, राज, वहां देखो, पेड़ के पीछे क्या है? मैंने टॉर्च की रोशनी उस ओर डाली और काश मैं ऐसा नहीं करता, क्योंकि जो मैंने देखा उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। एक काली आकृति, इंसानी कद की लेकिन बिना चेहरे की, वहां खड़ी थी। मैंने धीमे से कहा, भागो, और अर्जुन बिना एक पल गंवाए दौड़ पड़ा। भागो, भागो! वह जोर जोर से चिल्ला रहा था। मैं खुद भी भागा, लेकिन पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं थी।
मुझे महसूस हो रहा था कि वह परछाई हमारे पीछे पीछे आ रही है। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे लगा जैसे मेरा दम निकल जाएगा। आखिरकार हम अपने कैंप तक पहुंचे, लेकिन जो दृश्य वहां देखा उसने हमारी जान और डरा दी। कैंप का सारा सामान बिखरा हुआ था, जैसे किसी ने उसे तहस नहस कर दिया हो। मीरा एक कोने में बैठकर रो रही थी और अर्जुन बस अपनी सांसें नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। वह चुड़ैल थी, मीरा ने रोते हुए कहा। अर्जुन, तुम्हारी कहानी सच थी, है ना? अरे नहीं यार, अर्जुन ने घबराते हुए जवाब दिया। मैं बस तुम सबको डराने की कोशिश कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर वह क्या था? मीरा ने गहरी चिंता भरी आवाज में पूछा। सच कहूं तो मुझे भी ऐसा लगने लगा था कि वह कोई साधारण चीज नहीं थी। जैसा हमने सोचा था, उसी उम्मीद में थोड़ी बहुत झाड़ियों और पैरों के निशानों के सहारे हम जंगल से बाहर आ गए। बाहर आकर तुरंत पुलिस को सूचित किया और उन्हें अपनी स्थिति समझाई। जब पुलिस ने हमारे कैंप का हाल देखा तो उनकी गंभीरता साफ झलक रही थी। उन्होंने तुरंत अपनी टीम से और मदद मंगवाई। हमें सख्त निर्देश दिए गए कि हम जंगल के बाहर ही रुकें और उनका इंतजार करें। पुलिस की टीम जंगल में अर्जुन को खोजने निकल पड़ी। कुछ घंटों बाद आखिरकार वे अर्जुन को ढूंढने में कामयाब हो गए, लेकिन वह वैसा अर्जुन नहीं था जिसे हम जानते थे। अर्जुन का शरीर ठंड से कांप रहा था और उसके कपड़े पूरी तरह से गीले थे। उसके कपड़े वैसे तो सही सलामत थे, सिवाय उसके बाएं तरफ की पैंट के, जो बुरी तरह से फटी हुई थी। यह अजीब इसलिए था क्योंकि उसके पैर ऐसे लग रहे थे जैसे उसने कहीं दौड़ भाग ही नहीं की हो। पुलिस ने अर्जुन को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। जब उसे होश आया तो हमने उससे पूछा कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था, लेकिन हमारी और उसकी हैरानी की बात यह थी कि उसे उस रात की कोई भी घटना याद नहीं थी। हमने उससे पूछा, तुम्हें आखिरी बार क्या याद है? उसने जवाब दिया, मैं एक पेड़ के पास पेशाब कर रहा था और तभी मुझे बहुत दूर एक काली परछाई दिखाई दी। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। ये बात केवल एक इत्तेफाक नहीं हो सकती थी। उस रात मुझे यकीन है हम मौत को मात देकर बचे थे। मीरा ने उस घटना के बाद हमसे दूरी बना ली। शायद वह खुद को उस डरावने अनुभव से दूर रखना चाहती थी, लेकिन मैं, अर्जुन और कबीर आज भी एक दूसरे से मिलते रहते हैं। शायद तुम्हें यह कहानी बहुत ही सामान्य या अधूरी लगेगी, लेकिन सच्चाई यही है। वह रात आज भी हमारे जहन में उतनी ही ताज़ा है जितनी तब थी।